थे, लोधी वंश के बारे में जानकारी दे दिए थे, ठीक है ना। सैयद वंश बता दिए, तो बताओ सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। अच्छा, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आदिल शाह। उसको भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अपनी पत्नी के दो भाइयों को, जिसका नाम क्या था? शाहना एवं सारा एवं, ठीक है, तो उनको देके चले गए अमीर एक को ही को, वो दोनों आपस में मारपीट करते हैं, एक को वो मार देता है, फिर एक को बचा जनता मार देती है, और बचा मोहम्मद शाह को ये मरवा देता है बालो लोधी। तो लोधी वंश की स्थापना करता है। लोधी वंश जो है वो 1451 से 1426 तक, तो 15 से 26 तक चलता है, ठीक। इसके पहले बता दिए हैं, ये हम बताते कि ये शुद्ध अफगान वंश था, बताए थे ना, शुद्ध अफगान वंश कौन था? लोधी वंश था। इसका संस्थापक कौन हो जाता है? बहलोल लोधी, यानी लोधी वंश का पहला शासक। लोधी वंश का पहला शासक बहलोल लोधी 1451 से लेकर के 1489 तक शासन करता है, यानी सैयद वंश के बाद, ठीक। इसको कहते हैं कि ये दरबारी के सम्मान के रूप में खड़ा रहता था, यानी जब सब इसका दरबार लगता था तो सभी जो व्यक्ति होते थे वो बैठ जाते थे, तब ये बैठता था, अर्थात जब आते तो खड़ा रहता था, सब लोग बैठते हैं, फिर बैठा करके से तब बैठता था। इसका लास्ट अभियान, इसके बारे में उस दिन बता ही दिए थे ना, इसका जो लास्ट अभियान था वो ग्वालियर अभियान था ना। कौन सा? ग्वालियर अभियान। ग्वालियर अभियान जीत कर लौट ही रहा था कि इसको 12 जून, और 1489 को क्या हो जाती है? लू लगने के कारण इसका मिलावली में, बताया था ना, मिलावली में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। फिर इसके बाद जो, अच्छा इसके और कुछ काम है बहलोल लोधी के जो महत्वपूर्ण हो, कोई महत्वपूर्ण काम आपको नहीं सुना रहा है भाई? इस बहलोल लोधी के बारे में इतना बता दिए थे उस दिन, ठीक है ना, तो पढ़े होंगे नहीं, सीधा चले आया। तो देखो इसके बाद सिकंदर लोधी ना, कौन राजा बनता है? सिकंदर लोधी। अब इसी के बाद ही आएगा क्योंकि मृत्यु हो गई इसकी, तो 1489 से लेकर के 1417 तक का, हाँ ये 1500 हो जाएगा, वो तो आ ही जा रहा है। 1489 लेकर के 1517 तक का कौन शासन करेगा? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी एक योग्य शासक था। इसके बारे में अभी आप पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे, तो समझ में नहीं आएगा ये कट्टर था कि क्या था, क्योंकि इसने जजिया का पुनः लगा दिया, समझ रहे हो, जो धार्मिक शिक्षा का केंद्र है उसको मस्जिद को घोषित कर दिया। तो सिकंदर लोधी के बारे में कुछ क्लियर ही नहीं हो पाता, ये काम क्या, गुप्तचर को इतना तगड़ा रखता है अपने कि साधारण जनता को लगता है कि महाराजा को जो जानकारी है वो भूत प्रेत देते हैं। कौन? ये सिकंदर लोधी। अच्छा इसके पहले बताओ और गुप्तचर किसका तगड़ा था? बलबन का ना। तो गुप्तचर को इतना तगड़ा रखता है कि जैसे आम जनता को लगता था कि महाराज एकदम भगवान है, भाई साहब इनको जानकारी कहां से मिल जाती है, तो सोचता है, ये बोलता था कि मुझे भूत प्रेत जानकारी देते हैं, समझ रहे हो, यानी सब गुप्तचर। अच्छा गुप्तचर इसलिए बना था कि क्योंकि सरदारों पर भी कंट्रोल कर ले। तो सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सिकंदर लोधी जो था, वो जो इसकी माता थी वो एक सोनार थी, क्या नाम था? जयबंद नाम था उसका, ठीक है ना। अब इसके बारे में कह सकते हैं ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बादशाह था। ये दाढ़ी नहीं रखता था, अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था, ताकि भैया क्लीन शेव रहे, अच्छा दिखे, ठीक है। देखो ये राजस्थान के शासकों एवं व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए ये आगरा शहर की स्थापना करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट में, आगरा शहर की स्थापना किसने की? 1504 में। जो आगरा में आज बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ताजमहल भी, पागल खाना भी है, दोनों है, ठीक है ना। तो ये जो किसने स्थापना किया है? सिकंदर लोधी ने। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? इसी बात बता दीजिए, पाटलिपुत्र के किसने स्थापना किया था? ठीक, हाँ। तो देखो आगरा में बादलगढ़ का किला है, कौन सा है? बादलगढ़ का किला, ठीक। ये आगरा स्थापना कर दिया। अब आगरा में अपनी राजधानी भी 2 साल बाद बना देता है, यानी 4 में क्या करता है? 1504 में, हाँ, उसको स्थापना करता है आगरा की, और इसको 1506 में क्या कर देता है? राजधानी बना देता है। कौन? सिकंदर लोधी, ठीक। अब देखो जो व्यापारिक प्रतिबंध था, कुछ काम देखो, अब इसके अच्छे काम भी हैं। जितने भी व्यापारिक प्रतिबंध थे, खाद्यान्न कर थे, लगा के गया था ना इसके पहले, ठीक। तो खाद्यान्न कर थे और अनाज कर सभी को समाप्त कर दिया, अर्थात जनता को कुछ राहत दिया इसने, ठीक। और बताया कि जितने भी भूमि में गड़े खजाने हैं उन पर हम कोई हिस्सा नहीं लेंगे। कौन बोला? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी बोलता है कि भूमि में जितने भी गड़े हुए खजाने हैं उसमें मेरा हिस्सा नहीं चाहिए, जो पाएगा वो उसका पूरा है, ठीक। ये माप के लिए, भूमि को माप के लिए, अच्छा भूमि की पैमाइश पहली बार किसने करवाई थी? भूमि पैमाइश करवाकर उस पर टैक्स लगाया था अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया प्रथा किसने लाया था? अलाउद्दीन जी। दाग प्रथा किसने लाई थी?
अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन किसने लाया था सैनिकों को, नगद वेतन? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा खासा नहरों का जाल किसने बना दिया था? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन नहर बनवाना क्या चालू करे से? गयासुद्दीन तुगलक। ये सभी चीजें याद रखिएगा, ठीक। तो इसने एक माप का, सिकंदर लोदी ने एक माप का पैमाना बनाया था जिसे गज ए सिकंदरी कहते थे। इसके नाम में जो भी आ जाएगा सिकंदरी समझ जाना, इसी के लपेट में है सब, ठीक। इसने क्या बनाया था? गज ए सिकंदरी। ये कितने इंच का होता है? 30 इंच का होता है, ठीक। लगभग में 30 इंच का था उस समय के, ठीक। इसने बोला था कि मुहर्रम में कोई ताजिया नहीं निकालेगा। आज ताजिया चलता है, नहीं चलता है, ठीक। ताजिया निकालना बंद करवा दिया। किसने? हाँ, सिकंदर लोदी ने मुहर्रम में ताजिया निकलवाना क्या करवा दिया? बंद करवा देता है, ठीक। और बोला कि जितनी भी मुस्लिम स्त्रियां हैं, मुस्लिम स्त्रियों को पीरों एवं संतों के पास जाने से मना कर दिया, मजारों पर जाने से, मिलने से मना कर दिया कि मजार पे ये लोग नहीं जाएंगे, संत एवं पीरों से नहीं मिलेंगे, मौलवियों से नहीं मिलेंगी। किसने? हाँ, गयास, ओ सॉरी, ये सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने, ठीक। और मस्जिद को क्या किया था इसने? सरकारी संस्था घोषित किया, ठीक। आज हमारी सरकारी संस्था क्या है? मंदिर है? मस्जिद है? नहीं। सरकारी संस्था हो जाएगी, रेलवे हो जाएगी, सरकारी हॉस्पिटल हो जाएगा, ये भी सही सरकारी संस्था, दफ्तर हो जाएंगे, एजी ऑफिस हो जाएंगे। अब सोचो सरकारी संस्था घोषित कर देगा कोई मस्जिद, तो पता लगा आधार कार्ड बनवाने मस्जिद में जाना पड़ेगा ना, ठीक। कोई काम करना पड़ेगा। तो ये उसको, उसने शिक्षा का केंद्र किसको बना के रखा था? मस्जिदों को, ठीक। यानी अधिक से अधिक कह सकते हो कि मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दे रहा था। हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगा दिया। फिर से याद कर लो इसे। हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ओ सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम था। 712 में आया था भारत में ना, आक्रमण किया था मोहम्मद दाहिर पर, ठीक। ये जो था जजिया कर किसने लगा दिया? सिकंदर लोदी ने, ठीक। अच्छा बताओ, कौन सा ऐसा राजा था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर वसूला था? फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर वसूल लिया था, ठीक। मोहम्मद बिन कासिम जब जजिया कर लगाया था, कितने लोगों को छूट दिया था? 5, जिसमें बच्चे हो गए, औरतें हो गई, वृद्ध व्यक्ति हो गया, ठीक, ब्राह्मण हो गया और विकलांग हो गए ना, इन लोगों को छूट दे रखा था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक आता, ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ता, उनसे भी जजिया कर ले लेता है। कौन सा ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूल लिया था? बताइए, जजिया कर की बात आ रही तो औरंगजेब था। औरंगजेब ने जजिया कर किससे वसूल लिया था? अंग्रेजों से भी वसूल लिया था, ठीक। यानी शिक्षा का केंद्र किसको बना दिया इसने? मस्जिदों को। हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। अच्छा, ब्राह्मणों को इसलिए मार दिया था, फांसी दे दिया था, तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखिए, जैसे आपका धर्म मुस्लिम है, हम लोगों का धर्म हिंदू है, ये दोनों समान रूप से पवित्र हैं, तो पकड़वा उसको फांसी टंगवा दिया। कहा ऐसे कैसे? हम लोगों का जो धर्म है, या उस समय यह बताना चाहता था कि मुस्लिम धर्म ज्यादा पवित्र हो रहा है आप लोगों के धर्मों से, ठीक। इसलिए यानी ब्राह्मणों को इसलिए फांसी दे दिया कि ब्राह्मण यह कहते थे कि आपका मुस्लिम धर्म और मेरा हिंदू धर्म दोनों समान रूप से क्या है? पवित्र हैं। अच्छा बताइए, आप ही लोग बताइए कि सभी धर्म पवित्र होते हैं कि नहीं होते? किस धर्म में हिंसा की बात की गई है? किसी में भी नहीं, सभी में अहिंसा की बात की गई है, ठीक। वो तो आदमी आके हम लोग संशोधन करके बैठे हैं कि काली माता बकरा चाहती है ना जी, तो हम लोग अपने संशोधन करके अमेंडमेंट जोड़ लिए हैं ना जी। समय समय पे हम लोग अपना जोड़ते चले गए, जाति वो हम लोग अपने से बनाते चले गए। अब बताइए, राम जी किस जाति के थे? कोई कहेगा आर्य, कोई तो आर्य तो हम जितने भी भारत में बसे थे सभी लोग आर्य थे, ठीक ना। लेकिन जातियां ये सब बाद में बनाई गई, तो समझ गए नहीं समझ गए? यानी ब्राह्मणों को इसलिए फांसी दे दिया, तो उसने बोला था हिंदू धर्म एवं मुस्लिम धर्म, ब्राह्मणों ने कहा कि समान है, तो इसलिए उन लोगों को कहा दे दिया, इसने फांसी दे देता है, ठीक। देखो, सिकंदर लोदी एक विद्वान था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वो जो है गुलरुखी, कौन सी? गुलरुखी उपनाम से कविताएं फारसी भाषा में लिखता था, ठीक। फारसी भाषा में क्या लिखता था? कविता। किस नाम से? गुलरुखी। भाई विद्वान था तभी तो लिखेगा। अच्छा, इसने स्वयं के आदेश से एक ग्रंथ होता आयुर्वेदिक ग्रंथ को फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया, फरंगे ए सिकंदरी। कौन सा? फरंगे ए सिकंदरी में कन्वर्ट कर दिया, बदला था, ठीक। यानी अपने ही आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ को किसमें चेंज कर दिया था? फारसी भाषा में। क्या नाम था उसका? फरंगे सिकंदरी, ठीक ना। इसके समय में एक गान विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था। कौन सा? गान विद्या का अच्छा बताइए आप लोग कि कौन सा ग्रंथ है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? ठीक, यजुर्वेद। ये सभी याद है ना कि कौन से इसके ज्ञाता हैं, इसका उपवेद क्या है ना,
ये सभी याद रहना चाहिए, हम बताए थे कि इतने बड़ी याद करवाए थे। तो गान विद्या को किसमें बदल दिया? लज्जत ए सिकंदरी में। ठीक, यानी जो उस समय था गान विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जाओ, उसको किसमें बदला था? हाँ, ये फारसी भाषा में बदला था, क्योंकि फारसी भाषा थी। ठीक, वही बताया कि मैं व्यक्तित्व को सुंदर रखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था। ठीक, अच्छा, ये सरदारों, ये शासन, अपना शासन के लिए और सरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए गुप्तचर बनाया था। गुप्तचर इसका इतना श्रेष्ठ था कि जनसाधारण को लगता था कि राजा को जानकारी जो प्राप्त हो रही है, किससे प्राप्त हो रही है? भूत प्रेत से। ठीक है ना, इतना तगड़ा था। जैसे अभी आप ही जाइए और आपका मैं घर की जानकारी पूरा बता दूं, और यार सर को कैसे पता? अब ये नहीं पता है कि सर के बगली वाला कोई न कोई लड़का पढ़ता होगा, वही सब कहानी पता है सर जी इनके घर में झगड़ा भैया है, नहीं। ये तो उसी तरीके से ये इसने क्या बनाया था? एक बात और इसके बाद में याद रखना, जिस शहर की स्थापना किया तो उस शहर मरता है। ठीक, 1504 में आगरा की क्या करता है? स्थापना, और 1506 में उसको राजधानी बना लेता है। तो उसी शहर में 1507 में 1517 में मृत्यु हो जाती है। ठीक, किसकी मृत्यु हो जाती है? सिकंदर लोदी की। सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद शासक बनता है इब्राहिम लोदी। कितना था? और एक का नाम था जलाल खां। अब सिकंदर लोदी तो मर गया भाई, उसके दो पुत्र। देखो अफगान के जितने भी अमीर थे ना, उस समय साम्राज्य में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। कैसी स्थिति बन गई? गृह युद्ध। ये दोनों भाई भी आपस में लड़ेंगे कि भाई हमको साम्राज्य चाहिए, हमको साम्राज्य चाहिए। तो उस समय जो अफगान के अमीर थे, आनंद फानन में उसका जो राज्य का बंटवारा कर देते हैं, राज्य का बंटवारा इब्राहिम लोदी को और दे देते हैं और जलाल खां को दे देते हैं। इससे इब्राहिम लोदी बोला कि नहीं, मुझे पूरा चाहिए था, मैं योग्य हूं, मुझे क्या चाहिए था? पूरा। अब भी शासन की स्थिति में मतलब मारधाड़ की बनी हुई थी। अब देखो इब्राहिम लोदी को दिल्ली दे दिया गया। इब्राहिम लोदी के कहां दिया गया? दिल्ली। और जलाल खां को कहां दिया गया था? जौनपुर का सुल्तान घोषित कर दिया गया। ठीक, अमीरों द्वारा अपनाई गई यह व्यवस्था तत्काल के लिए तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन ज्यादा दिन तक रह नहीं पाई, क्योंकि युद्ध का फिर से होने लगा। अब देखो जो इब्राहिम लोदी था ना, ये दमनकारी नीतियों को अपनाता है। यानी पहला नंबर अपने भाई को ही मार देता है, जलाल खां को ही। किसे मार देता है? जलाल खां अपने भाई को मार देता है। एक ग्वालियर के राजा रहते हैं विक्रमजीत सिंह, उनसे भी इसका युद्ध हो जाता है, उनको भी निपटा देता है। ठीक है ना। तो इन दमनकारी नीतियों से परेशान हो गए थे सभी लोग, यार ये क्या कर रहा है, सरदारों को मार दे रहा है। सरदार को कंट्रोल करना चाहता था कौन? इब्राहिम लोदी। अब सभी लोग परेशान हो गए थे। इतने में क्या हुआ कि राणा संग्राम सिंह, या इन्हें राणा सांगा या राणा नांगल भी इनको कहते थे, इनसे जाके युद्ध कर लेता है। कौन? इब्राहिम लोदी। तो जिस स्थान पर युद्ध करता है उसका नाम क्या था? खतौली। क्या नाम था? खतौली। ठीक, ये कब करता है? 1517 से 1518 के बीच में युद्ध चलता है। अच्छा, ये शासन कब बागडोर कब संभालता है इब्राहिम लोदी? तो 1517, यानी एक साल बाद, यानी एक साल खूब अत्याचार मचाता है। कौन? इब्राहिम लोदी। कि इतनी दमनकारी नीतियां ला दिया, ये सभी चीजें ला दिया, तो अपने भाई को मार दिया, एक राजा को मार दिया। अब देखो इसमें क्या हुआ, बुरी तरीके से पराजित हो गया। कौन? खुद ही पराजित हो गया। नहीं समझे? पराजित हो गया। लेकिन राणा सांगा का भी बेचारे का एक हाथ ही कट जाता है। युद्ध में क्या हो जाता है, वो युद्ध जीता तो, लेकिन जीता हुआ हार गया। ऐसा हो रहा है फील कि यार क्या ही बताएं कि हम युद्ध जीते, और उस समय जो दिल्ली सल्तनत की पूरी सेना, बहुत बड़ी सेना होती थी, विशाल सेना, टकरा कर उसे हरा देना अपने आप में क्या रखता है, मायने रखता है। तो राणा सांगा अपना हाथ खो देता है। राणा सांगा भी इससे गुस्से में था कि यार तुम बताओ, ऐसा शासन तुमको करना चाहिए था। ठीक, राणा सांगा भी इससे गुस्से में था। अब इब्राहिम लोदी को प्लानिंग होती है कि इसको शासन पर से कैसे हटाया जाए। बहुत दिन तक इसने अत्याचार कर लिया। तो दौलत खां इसके पट्टीदारी रहता है। दौलत खां, इसके चाचा खुद कौन थे? आलम खान। दौलत खां, आलम खान। इधर राणा सांगा भी, कौन? राणा सांगा भी। तब उस समय बाबर एंट्री मारा था। ठीक, बाबर के पास कुछ अपना बचा नहीं था। अभी बाबर पढ़ाई करेंगे, जब मुगल वंश चलेंगे तो बाबर पूरी तरीके से खत्म करेंगे। तो बाबर को आमंत्रित किए, बाबर को क्या किए? आमंत्रित किए कि आइए इस इब्राहिम लोदी को खत्म करो, बहुत अत्याचार मचा रखा है। तो बाबर लोदी भी उस समय युद्ध के में फिराक में था कि कहीं पर हम अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह पर युद्ध लड़ें। तो वो भारत की तरफ एंट्री मार देता है। कौन? बाबर। ठीक, इधर से राणा सांगा भी गुस्से में थे, हाथ इनका कट गया था। तो आओ आओ हम तुमको सेना देंगे। किसने? यानी सहायता की बात कही राणा सांगा ने। तो बाबर को और वो मिला कि यार क्या बताएं, ये तो बुला रहा है और ऊपर से सेना भी दे रहा है, चलो एक बार हो ही जाए।
क्या पता हम जीत ही जाते हैं। उसके पास कुछ नहीं बचा था बाबर के पास। बाबर की हिस्ट्री बताने होंगे भाई। तो 21 अप्रैल कब, 21 अप्रैल 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में एक युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किसके? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में एक युद्ध होता है, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। अभी 2 युद्ध और हुए थे, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड, 1191 1192 में। ठीक, इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वाकई में बहुत विशाल थी। विशाल होने से मतलब नहीं भेड़ इकट्ठा कर लोगे, कोई काम का है नहीं, उसी में शेर अकेले आ जाए बस। ठीक, तो इसके पास मात्र विशाल सेना थी, लेकिन कुशलता उन सेना के पास नहीं थी। आप ही सोचो, गांव भर के मन ही रहो 10-20 लोग, एक आर्मी वाला आ जाए, सबको बिछा देगा मार के। तो इतनी बड़ी सेना, लेकिन सुसंगठित तरीके से इसकी सेना थी नहीं। ठीक ना। अब बाबर के पास एक और चीज थी, तोप खाना, तोप भी था। ठीक, अब तोप का भी प्रयोग करता। इसके 2 तोपची थी, उस्ताद अली, मुस्तफा। इसको 2 तोपची मतलब तोप चलाने वाले। ठीक है ना। तो तभी तो हम लोग, आप ही सोचो कि हमारे जो राजा महाराजा थे तलवार से लड़ रहे थे और अंग्रेज आया गोली लेकर के दूर से मार दे रहा था। भाई तुम तलवार जाओगे, पास जाओगे तब ना उसको भोग के मारोगे, वो दूर से कहीं छिप करके मार देगा, मर जाओगे। ऐसे तो भी था, बड़ी बड़ी किले की दीवारें मार देता तो उड़ जाती थी। समझ रहे हो ना, किला की दीवार उड़ा दिया। पहले रक्षा के लिए किला ही तो होता था, अब किला की दीवार में एक बार घुस जाओ बस कहानी खत्म हो जाता था। ये बाबर ने पहली बार क्या लेके आया? तोप। ये उस्ताद अली मुस्तफा उसके क्या थे? तोपची थे। इसने एक कुशल व्यूह रचा सैनिकों का। ऐसा नहीं है कि तोपों लेकर उसी में भागा जा रहा है, सैनिकों हल्ला होकर हुए भागा जा रहा है। ठीक है ना। अब पता लगा उसी के तोप से उसी सैनिक लगा, गिर के मर गया, नहीं समझे। तो उसने एक नियम बनाया, कहा कि देखो भैया, एक बनाया तुगलकमा पद्धति। ठीक, तुगलकमा पद्धति, इसमें उसने तोपों को सजाया, तोपों की तरफ लगाया एक तरफ, और एक बनाया रूमी पद्धति। रूमी पद्धति से सैनिकों को लगाता है, सभी को अलग अलग। ठीक है ना। अगर एक ही साथ दौड़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, पता लगा तोप भी लेके उसी में भाग रहा है, उसी में सैनिक भी भाग रहा है, घोड़ा लड़ गया तोप से ना, आधा सैनिक उसके वजह से मर जाएंगे। तो इसने अलग अलग चीज लगाया। और लेकिन इब्राहिम लोदी के साथ वही घटना हो रही जो मैं बता रहा हूं, नहीं समझे। सैनिक तो ढेर आए, एक दूसरे लेके, एक पीछे एक तलवार लेके भागा जा रहा है, के मारे को पता नहीं चल रहा है, नहीं समझे। इस तरीके से इसकी सेना क्या हो गई, हार जाती। और इब्राहिम लोदी पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है जो रण क्षेत्र में मारा जाता है। कौन? इब्राहिम लोदी। अभी तक कोई भी रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए नहीं मारा गया। षड्यंत्र से मारा गया हो, षड्यंत्र से हटा दिया गया हो, वो अलग की बात रही हो, लेकिन युद्ध करते मारा गया, ये पहला राजा। ये भी अपने आप में कीर्तिमान रच ले ना। कौन? जितना उपद्रव मचाया था बाबर आके क्या कर दिया, शांत कर दिया। अब मेरी बात समझिएगा, इसके जाने के बाद एक युग परिवर्तन आता है। युग परिवर्तन मतलब, अच्छा जैसे हर्षवर्धन मारा था तो उसके बाद कोई भी कन्नौज यानी पूरा सन्नाटा छा गया, तो कोई भी महान शासक नहीं बचे थे। बताओ भैया, जो दिल्ली सल्तनत चली आ रही थी 1200, ठीक 1205 या 6 से कह सकते हो, ठीक 1206 में आकर के समाप्त, लगभग मोटी मोटा से जोड़ते हैं तो 300 साल। भाई मोटे साल छोड़ दो, 300 साल से चली आ रही है। यानी यहाँ के आदमियों को भी आदी हो गई थी कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के राजा आदी हो गए थी। पता है दिल्ली का आंख मीच के उठते हुए कहीं यार तो दिल्ली के राजा मर गए युद्ध में, कैसा दिल में को सदमा लगा होगा। जो 300 सालों से शासन करते चले आए, एक के बाद तो पहले कौन सा आया, गुलाम वंश, फिर लियो। तो बताओ ना, तो कहे ये बोलो गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक बताए। ठीक है, तो पहले कौन सा था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश के बाद पढ़ा है अभी लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया, 5। सबसे कम टाइम पीरियड किसका था, खिलजी वंश। कब से कब तक था, 1290 से लेकर के 1320 तक था। सबसे बड़ा टाइम पीरियड किसका था, हाँ 14 से 14 लेकर के 1451 तक का था। ठीक, किसका, सैयद वंश का था। तो सबसे पूछेगा सबसे छोटा टाइम पीरियड किसका था, खिलजी वंश का था। ठीक, तो इतना समझ गए। जो दिल्ली सल्तनत 1205 से चली आ रही थी, 1226 से 1526 में आकर क्या हो गया, इब्राहिम लोदी के साथ। अब इसके बाद शासन कौन करता है, बाबर। बाबर स्थापना करता है किस वंश का, मुगल वंश का।
बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। याद रखिएगा, एक कमजोर राजा के जाने के बाद एक मजबूत राजा इस वंश में आता है। ठीक, वो अलग की बात है कि अकबर ने इतना ज्यादा काम कर दिया था कि जो आने वाले दूठवर थे वो उतना उन पे इफेक्ट नहीं पड़ा, उतना मतलब भौकाल बना दिया था। आप ही सोचो, अशोक ने जब मारा था तो उसके दो तीन पीढ़ियों तक किसी ने अटैक करने की कोशिश की थी, यार भाई साहब बहुत खतरनाक राजा है ना, उसी का खून है, कहीं उठा तलवार लेकर साफ कर देगा सबको। यानी अगर कोई शासन कोई राजा कर लेता है तो एक दो पीढ़ियों तक अच्छे से, जिस चंद्रगुप्त मौर्य ही था, इतना कांड कर दिया था कि बिंदुसार सौरामा भी चले गया। फिर अशोक आए, फिर वो भी भाई एक डाउन और फिर एक अप आ गया। फिर राजा में क्या हो गया कि एक भयभीत हो गए थे, भाई ये खतरनाक है, ये वंश खतरनाक है। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत में मारा जाता है कौन? तुगलक वंश। वो इब्राहिम लोदी खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? मुगल वंश।